हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपना चैनल उपेंद्र मैथ में। आज हमारा सेट नंबर 26 है, जो कि आपके रेलवे के सभी एग्ज़ाम जैसे आपका एलपी है, टेक्नीशियन हो गया, ग्रुप डी हो गया, एनटीपीसी हो गया या आरआरबी जेई हो गया, आरपीएफ कांस्टेबल हो गया, सभी के लिए महत्वपूर्ण होगा। इससे पहले यदि यदि आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, ताकि हम जो भी वीडियो डालें उसकी नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुँच जाए। इसके अलावा यदि आप किसी भी एग्जाम की तैयारी करते हो तो हमारे चैनल से जुड़ के वहाँ पे जाएँ, वहाँ से आप हिस्ट्री, पॉलिटी और ज्योग्राफी के प्रीवियस ईयर क्वेश्चन कंप्लीट कर सकते हैं। यदि आप प्रैक्टिस सेट करें तो साथ में पेन और कॉपी लेकर बैठें, ताकि आप नोट कर पाएँ कि आपने कितना सही किया। आप हमें लास्ट में ज़रूर कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना सेशन। आज का हमारा पहला प्रश्न है ध्वनि को मापने के लिए कौन से एकक को उपयोग किया जाता है। ऑप्शन है ए डेसिबल, बी है हर्ट्ज, सी है आपका ओम और डी है वोल्ट। याद रखिएगा, ध्वनि को मापने के लिए हम डेसिबल का उपयोग करते हैं, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। आवृत्ति को मापने के लिए हम हर्ट्ज का उपयोग करते हैं, प्रतिरोध को मापने के लिए ओम का, और जो आपका विभवांतर है उसकी इकाई आपका वोल्ट होता है। तो इसे याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, न्यूरॉन के किस भाग से, यानी कि न्यूरॉन के किस भाग में सूचना प्राप्त होती है। आप देख रहे हैं ऑप्शन आपके सामने है ए सेल बॉडी, बी है तंत्रिका समाप्ति, और सी है डेंड्राइड, और डी है एक्जिन। तो ये आपका न्यूरॉन है, और जो ये वाला भाग देख रहे हैं ये क्या है, डेंड्राइड है। तो डेंड्राइड से सूचना को प्राप्त किया जाता है, और यहाँ से यहाँ तक जो भाग है इसे हम एक्सॉन कहते हैं। यह क्या करता है, सूचना को ट्रांसमिट करने का कार्य करता है, इसे याद रखिएगा। और ये जो पीला वाला भाग देख रहे हैं इसे हम माइलिन शीथ्स कहते हैं, ठीक है। और ये जो इसके बीच में जो गैप है इसे हम कहते हैं रेनबियर की नोड, इसे भी याद रखिएगा। और ये जो बीच वाला हरा वाला भाग इसे हम कहते हैं सेल बॉडी। तो इस प्रकार से इसे याद रखिएगा, क्योंकि एग्जाम में प्रश्न पूछे जाते हैं, ठीक है। दो न्यूरॉन के बीच में जो गैप होता है उसे हम साइनेप्स कहते हैं, उसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्न में से किस यौगिक में 7 सहसंयोजक बंध होते हैं। तो आप देख लीजिएगा, ऑप्शन में है एथेन, बी में है मेथेन, सी में ब्यूटेन और डी में प्रोपेन। तो हम देख लेते हैं, ये जो फिगर है ये आप किसका है, मेथेन का है। इसमें 1 2 3 4 यानी कि 4 सहसंयोजी बंध हुए। और देखिए ये जो है आपका एथेन का है, इसमें 1 2 3 4 5 6 7 यानी कि इसमें 7 सहसंयोजी बंध हुए। आपसे पूछा गया है कि किसमें सहसंयोजी मतलब 7 सहसंयोजी अबंध है, तो याद रखिएगा वह आपका ऑप्शन हो जाएगा एथेन में 7 सहसंयोजी बंध हैं। बाकी देखिएगा, यहाँ पे 2 कार्बन है तो आपका एथेन हो गया, 3 कार्बन है तो प्रोपेन हो गया, और 4 कार्बन है तो ब्यूटेन हो गया। इसमें भी ज़्यादा हो गया, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, ठीक है। ये आपका ब्यूटेन है, 4 कार्बन से बना है तो ये ब्यूटेन हो गया। तो इस प्रश्न का उत्तर याद रखिएगा आपका एथेन होगा, ये वाला, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु द्वारा किया गया कार्य 56 जूल है, उस पर लगाया गया बल 7 न्यूटन है, तो आपको विस्थापन याद करना है। तो विस्थापन ज्ञात करने के लिए आपका फार्मूला होता है W इक्वल टू F इंटू यस, ठीक है। W दिया है 55 जूल, F आपका 7 न्यूटन और यस निकालना है, तो 7 वाट है 56 यानी कि 8 मीटर हो जाएगा। इसका उत्तर ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है, पोन्स मानव के किस अंग का भाग है। ऑप्शन ए है आपका गुर्दा, बी है अधिवृक्क, सी है मस्तिष्क और डी है हृदय। याद रखिएगा, आपको पोन्स दिख रहा होगा, ये जो हरा वाला भाग है इसे हम कहते हैं पोन्स। ये किसका भाग है, आपका मस्तिष्क का भाग है, ठीक है। याद रखिएगा ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, मस्तिष्क का भाग है। पोन्स क्या करता है, यह सूचनाओं को एक स्थान से दूसरे स्थान तक पहुंचाने का कार्य करता है, यानी कि यह आपका ब्रिज का कार्य करता है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, इनमें से किस धातु की अभिक्रियाशीलता सबसे कम है। ऑप्शन ए चांदी, बी है सोडियम, सी है सोना और डी है मरकरी। तो याद रखिएगा, सोना हम देखते हैं इसमें जो रिएक्टिव सीरीज इसमें कहाँ है, सोना आपका नीचे है, यानी कि वेरी अनरिएक्टिव सीरीज में है, यानी जिसमें कॉपर सिल्वर गोल्ड। तो गोल्ड आपका क्या है, सबसे कम रिएक्टिव धातु है, ठीक है। तो यह आपका ऑप्शन सी हो जाएगा, जो सबसे कम है वह आपका सोना हो जाएगा। जो सबसे अधिक है देख लेते हैं,
कौन है, देखिए सोडियम कहाँ ऊपर आ रहा है, यह क्या है, मोस्ट रिएक्टिव, ठीक है, यानी कि जो सोडियम है आपका सबसे ज़्यादा रिएक्टिव तत्व है, इसे भी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा शक्ति का सूत्र है। ऑप्शन आपके सामने है। P बराबर होता है आपका V इंटू आई, और V बराबर होता है आई आर, आपका V बराबर आई आर। तो यहाँ से जब हम V का मान आई आर रखेंगे तो यहाँ पर हो जाएगा P बराबर आपका हो जाएगा आई स्क्वायर आर, ठीक, P बराबर आई स्क्वायर आर हो जाएगा। यदि हम आई का मान रखते हैं यहाँ पे तो P बराबर हमारा हो जाएगा V स्क्वायर अपन आर, ठीक। तो यहाँ पे देख लेते हैं P बराबर V इंटू आई, ये भी शक्ति का फार्मूला है। P बराबर V स्क्वायर आर, ये भी शक्ति का फार्मूला है। P बराबर आई स्क्वायर, ये भी शक्ति का फार्मूला है। यानी कि तीनों, यानी कि सभी क्या है, शक्ति का फार्मूला है, यानी कि आप संशय इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, एक सामान्य मानव प्रतिदिन लगभग कितना ml मूत्र उत्सर्जन करता है। तो याद रखिएगा वह 1000 से 2000 ml प्रतिदिन मूत्र का उत्सर्जन करता है। ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। उदासीन विलयन का पीएच मान आपको बताना है। आप यहाँ पे देख रहे हैं फिगर में, जिसका पीएच मान 0 से 6 के बीच में उसे हम कहते हैं एसिडिक, यानी कि अम्लीय होता है। और जिसका पीएच मान 8 से 14 के बीच में है उसे हम कहते हैं एल्कलाइन, यानी कि क्षारीय होता है। और जिसका पीएच मान 7 होता है उसे हम कहते हैं न्यूट्रल, यानी कि उदासीन कहते हैं। तो पूछा गया है कि उदासीन विलयन का पीएच मान कितना होता है। तो याद रखिएगा 7 होता है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, 12 kg द्रव्यमान की एक वस्तु है और एक निश्चित ऊंचाई पर है। इसकी स्थितिज ऊर्जा दिया है 480 जूल। तो आपको भूमि से ऊंचाई ज्ञात करना है। तो फार्मूला होता है W बराबर आपका mgh बटा के, यहाँ पे mgh हो गया। W का मान आपका दिया है 480 जूल, यम आपको दिया है 12 kg, G का मान दिया है 10, आपको H निकालना है। 0 से 0 कट जाएगा, 12 चौक 48, यानी कि 4 मीटर उत्तर आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, ऑक्सीजन श्वसन के लिए डैश की उपस्थिति आवश्यक है। कार्बन डाइऑक्साइड की, ऑक्सीजन की, नाइट्रोजन की, हाइड्रोजन की। याद रखिएगा ऑक्सीजन श्वसन के लिए ऑक्सीजन की आवश्यकता होती है। ऑप्शन बी इसका सही उत्तर हो जाएगा, ठीक है। आप देख रहे हैं यहाँ पे ग्लूकोज के साथ ऑक्सीजन मिलकर क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड प्लस जल प्लस 36 ATP आपको एनर्जी प्राप्त होती है, ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था तब कितने तत्व ज्ञात थे। तो याद रखिएगा जब मेंडलीव ने अपना काम शुरू किया था उस समय 63 तत्व ज्ञात थे, इसे याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि के संचरण के लिए आवश्यक माध्यम आपको बताना है। तो ऑप्शन ए है ठोस, बी है गैस, सी है द्रव और डी है इनमें से सभी। याद रखिएगा ध्वनि का संचरण ठोस, द्रव, गैस तीनों में होता है, यानी कि उत्तर डी यानी कि सभी हो जाएगा। ऑप्शन डी याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, ध्वनि आपकी जो है कि अनुदैर्ध्य तरंग है, इसे भी याद रखना है। निम्नलिखित में से कौन सी मानव कोशिका अपने आकार को बदलने की क्षमता रखती है। ऑप्शन ए है आपका यकृत कोशिकाएं, बी है आपका जो कि RBC, सी है WBC और आपका डी है मस्तिष्क कोशिका। तो याद रखिएगा जो WBC होती है यह आकार को बदलने की क्षमता रखती है, यानी कि ऑप्शन सी सही उत्तर हो जाएगा। और जो यकृत है देखिए ये क्या करता है, इसके अंदर रीजनरेशन का पावर होता है, शक्ति होती है, यानी कि ये पुनः निर्माण कर सकता है। यदि लीवर आपका थोड़ा सा भाग यदि खराब हो गया तो उसे पुनः निर्माण कर सकता है, ठीक है। और जो मस्तिष्क कोशिका होती है, जो न्यूरॉन होती है, उसमें रीजनरेशन की क्षमता नहीं होती है, इसे भी याद रखना है, ठीक है, पूछा जाता है एग्जाम में। अब हम जो WBC के बाकी कण है उसको हम देख लेते हैं। WBC जो होता है आपकी 5 प्रकार की होती है, न्यूट्रोफिल, मोनोसाइट, एसिनोफिल, लिम्फोसाइट और बेसोफिल। तो सबसे पूछा जाता है अधिक मात्रा में WBC कौन होती है। तो याद रखिएगा न्यूट्रोफिल सबसे अधिक मात्रा में पाई जाती है। और न्यूट्रोफिल का कार्य क्या है, तो देखिए बैक्टीरिया को और फंगस को
और फॉरेन मटेरियल को मारने का कार्य करता है। मोनोसाइट का जो कार्य है वह क्या करता है, वह सेल जो डैमेज सेल है उसको साफ करने का कार्य करता है। जो इसिनोफिल है वह क्या करता है, वह परजीवी को मारने का कार्य करता है। ठीक है। लिम्फोसाइट क्या करता है, लिम्फोसाइट आपका एंटीबॉडी वायरस के साथ मिलकर एंटीबॉडी का निर्माण करता है, वायरस से लड़ता है और एंटीबॉडी का निर्माण करता है, इसे याद रखिएगा। और जो बेसोफिल है वह एलर्जी में रिस्पॉन्स करता है। ठीक है, इसे भी आपको याद रखना है। अगला प्रश्न है आपका, मेंडलीव की आवर्त सारणी डैश के दौरान एक जर्मन पत्रिका में प्रकाशित हुई थी। याद रखिएगा, जो मेंडलीव की आवर्त सारणी थी वह 1869 में बनकर तैयार थी, लेकिन प्रकाशित कब हुई, आपकी 1872 में। ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा, याद रखिएगा। अगला प्रश्न है आपका, किसी वस्तु को जब 12 सेमी फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 6 सेमी की दूरी पर रखा गया, इसका प्रतिबिंब डैश की दूरी पर बनेगा, तो आपको निकालना है। अब हम निकालेंगे 1/F बराबर 1/V प्लस 1/U से। फोकस दूरी आपका अवतल दर्पण है तो दूरी को हम ऋणात्मक लेंगे, तो 1/12 माइनस में बराबर 1/V आपको निकालना है प्लस 1/U। U दिया है आपका ऋणात्मक में, यानी कि -6 हो जाएगा। तो यहाँ पे अब हम देख लेते हैं, 1/12 माइनस में -6 आ जाएगा, प्लस में हो जाएगा 1/6 बराबर 1/V। उसके बाद हम हल करेंगे तो यहाँ पे हो जाएगा आपका, देखिए एलसीएम आपका हो जाएगा 12, तो यहाँ पे -1 और 6 दुना के 12 प्लस में आ जाएगा 2, यानी कि आपका हो जाएगा प्लस 1/12 बराबर 1/V। ठीक है, प्लस 1/12 आ जाएगा। इसका मतलब क्या हुआ कि जो आपका V हुआ वह 12 सेमी आपका आया पॉजिटिव में। ठीक है, जब पॉजिटिव में आया इसका मतलब क्या हुआ कि प्रतिबिंब कैसा बनेगा, प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा। ठीक है, अगर ऋणात्मक होता तो प्रतिबिंब आपका वास्तविक बनता और उल्टा बनता, तो प्रतिबिंब आपका आभासी बनेगा और सीधा बनेगा, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। अगला प्रश्न है आपका, लार एमाइलेज डैश के पाचन में मदद करता है। ऑप्शन है आपका सेल्यूलोज, बी है आपका लिपिड, सी है प्रोटीन और डी है स्टार्च। याद रखिएगा, जो लार एमाइलेज है वह स्टार्च के पाचन में मदद करता है, यानी कि ऑप्शन डी सही उत्तर हो जाएगा। जो सेल्यूलोज है यह आपकी पादप कोशिका में पाया जाता है। पादप की कोशिका का जो बाह्य भित्ति होती है वो सेल्यूलोज की बनी होती है, और सेल्यूलोज जो कि यह मनुष्य नहीं पचा पाते, इसे कौन शाकाहारी जंतु जैसे कि आपका गाय हो गए, ठीक है, बकरी हो गई, ये सब क्या करते हैं, सेल्यूलोज को पचाने का कार्य करता है। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, आधुनिक आवर्त सारणी में समूह 2 में तत्वों की संयोजकता निकालना है। देखिए संयोजकता क्या होता है, किसी भी तत्व के बाह्य कोश में उपस्थित इलेक्ट्रॉनों की संख्या, उसे हम संयोजी इलेक्ट्रॉन कहते हैं। लेकिन किसी भी तत्व के जितने भी अष्टक पूरा करने के लिए जितने भी इलेक्ट्रॉन की आवश्यकता होती है उसे हम संयोजकता कहते हैं। ठीक है, और बाह्य कोश में जैसे कि हम देख लेते हैं, जैसे कि आपका सोडियम हो गया, सोडियम का परमाणु क्रमांक 11 हो गया। अब हम इसका इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालेंगे तो 2, 8, 1। अष्टक बनाने की क्या करेगा, ये एक इलेक्ट्रॉन त्यागेगा, या तो आपका यहाँ पे हो गया, हम ले लेते हैं क्लोरीन, क्लोरीन का होता है 17, 2, 8, 7। यहाँ पे अष्टक बनाने की क्या करेगा, एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा, या तो इलेक्ट्रॉन ग्रहण करेगा या तो इलेक्ट्रॉन त्यागेगा अष्टक बनाने के लिए, तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम उस तत्व की संयोजकता कहते हैं। ठीक है, तो समूह 2 में देखते हैं, समूह 2 में आपका हो गया जैसे बेरिलियम हो गया, मैग्नीशियम हो गया, तो उसको हम देख लेते हैं। बेरिलियम परमाणु क्रमांक होता है 4, मैग्नीशियम का होता है 12, यानी कि 2 और 2 हो गया, और यहाँ पे आपका हो जाएगा 2, 8, 8 2 10, 2 12। अब देखिए जो बेरिलियम है इसके बाह्य कोश में 2 इलेक्ट्रॉन हैं और यहाँ को अष्टक नहीं बनेगा, तो इसको हम
अष्टक नहीं बनेगा तो हम क्या करेंगे, कम से कम इसका एक कोष तो पूरा भरना होना चाहिए। तो पहला कोष का हो गया, अगर 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो पहला कोष पूरा भरा रहेगा। ठीक है। और मैग्नीशियम को देखते हैं, मैग्नीशियम परमाणु क्रमांक आपका 12 है, 2 8 2, यानी कि बाह्य कोष में 2 इलेक्ट्रॉन है, यानी 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो इसका मतलब क्या होगा, इसका अष्टक पूरा हो जाएगा। इसका मतलब कि समूह 2 के तत्वों की संयोजकता कितनी होगी, याद रखिएगा 2 होगी। तो इस प्रश्न का उत्तर ऑप्शन सी हो जाएगा। अगला प्रश्न है, गोली दर्पण के ध्रुव और फोकस के बीच की दूरी आपको बताना है। देखिए आपका क्या है, ये कोई गोली दर्पण है, ठीक है, जिसे हम अवतल दर्पण मान लेते हैं। ये आपका हो गया पोल और ये आपका हो गया एफ। पोल और एफ के बीच को हम जो दूरी होती है इसे हम कहते हैं फोकस दूरी। ठीक है। और यहाँ पे हो गया आर। ठीक। और जो आर होता है वह 2f के बराबर होता है। ठीक। तो आपको यह बताना है, तो यह बराबर क्या हो जाएगा, r/2 हो जाएगा, यानी कि ऑप्शन ए इसका सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है। अगला प्रश्न है आपका, विद्युत ऋणात्मकता किसी परमाणु की डैश की क्षमता की माप है। पहला है आपका इलेक्ट्रॉनों को प्रतिकर्षित करने का, बी है प्रोटॉनों को प्रतिकर्षित करने का, बी है प्रोटॉनों को आकर्षित करने का, सी है प्रोटॉनों को प्रतिकर्षित करने का, और डी है इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का। याद रखिएगा जो विद्युत ऋणात्मकता है वह इलेक्ट्रॉनों को आकर्षित करने का गुण होता है, यानी कि ऑप्शन डी इसका सही उत्तर हो जाएगा। तो दोस्तों आज का हमारा क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक शेयर और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, और यदि आपको वीडियो पसंद आया तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर जरूर करें। ठीक है। और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। तो आज के लिए धन्यवाद।